नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट लेते हैं। तो अगर रमजान से पहले हमारी 2 क्लासें रह गई और मैं चाह रहा हूँ कि एक बड़ा टॉपिक जो है वो हम खत्म कर लें। उसके बाद 2 टॉपिक रह जाते हैं छोटे छोटे से। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ये जो आखिरी हिस्सा है मैं आपको स्क्रीन पे इसको दिखा देता हूँ। दिस वन, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और एनपीवी, discounted cash flow, payback period, simple discounted IRR, cost of capital, budgeting, debt and equity financing। ये वाला पोर्शन जो है अब हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं आमतौर पे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज a technique used to evaluate long-term decisions about investment. It is also known as investment appraisal। इसको हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं, इसको कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। एक ऐसी टेक्निक है जो हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए। इससे पहले जो डिसीजन मेकिंग हमने खत्म की है वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग थी कि हमें मेक और बाय डिस्कस किया, लिमिटिंग फैक्टर किया वगैरह वगैरह। ये हमारा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस द लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है। जब आप एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और 4 से 5 साल तक आपको वहां से कैश फ्लो जनरेट होता है, तो जब हमें फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होगा, अगर 1 साल के बाद लॉस्ट हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि ऑल द फ्यूचर कैश फ्लो, जितने भी हमारे कैश फ्लोज हैं जो फ्यूचर में होंगे, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू रियल टर्म दैट इज इन प्रेजेंट वैल्यू। हमें प्रेजेंट वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना है। अब प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हाउ टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू। For example, we have 5-year project 1 2 3 4 5 और ये फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। पहले साल हमें 50,000 कैश फ्लो मिलता है, दूसरे साल हमें 60,000, तीसरे साल 40,000, फोर्थ ईयर 35,000 और आखिरी साल 55,000। Now we have to convert them into present value। उसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर दिया होगा डिस्काउंट रेट। लाइक डिस्काउंट रेट है हमारा पास 10%। तो अब आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपने निकालना है प्रेजेंट
वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा, ये देखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 0.909। अब ये मैं वर्किंग यहाँ शो कर देता हूँ, ये मैंने क्या किया 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट फैक्टर निकालना है, रेज टू पावर 2 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान तरीका ये बताऊंगा, इसी आंसर को डिवाइड कर दो 1.10 से, यानी हर पिछले आंसर को आप डिवाइड करते जो 1.10 से, 1.10 मीन 10% वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन कर दी, ठीक है। तो ये 0.826 आएगा, और ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया कि जो लास्ट वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया 1.10, ठीक है। इसी तरह तीसरी और चौथी पांचवी सारी वैल्यूज इसी तरह निकालनी है, हर वैल्यू को डिवाइड करते जाओ हर लास्ट वैल्यू को, यानी अब इसको मैंने ये किया कि एक दफा फिर देख लें, डिवाइडेड बाय 1.50, यानी हर लास्ट वैल्यू को लेते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे 1.10 से। अब ये हमें ये शो क्या कर रहा है कि एक साल के बाद जो 1 रुपी है वो 0.909 के इक्वल होगा, 2 साल के बाद 1 रुपी की वैल्यू 8.26 होगी, 0.826, और 5 साल के बाद 1 रुपी 0.621 के इक्वल होगा, यानी 62 पैसे के इक्वल होगा। अब मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालता हूं, जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं, इसी को हम प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैश फ्लो को 0.909 से, और ये सारी अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 50,000 इंटू 0.909, 60,000 इंटू 0.806, 30,000, 40,000 इंटू 0.751, 35,000 इंटू 0.683 एंड 55,000 इंटू 0.621। ये सारी वैल्यूज जो है ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे, ये हर क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए पहले मैंने एक दफा कैलकुलेट किया। अब आएंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। अब इसमें बेशुमार टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, उसको मैं लेके चलता हूं। इसमें सबसे पहली टेक्निक जो है वो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? Net present value is the difference between present value of cash inflows, यानी जितने कैश आपके पास फ्यूचर में आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, एंड इन्वेस्टमेंट मेड, और जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसको उसमें से माइनस कर दूंगा, और जो आंसर आएगा दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका डिसीजन रूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन रूल, कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो डिसीजन रूल में अब हमें दो चीजें देखनी है। इफ द प्रोजेक्ट इज इंडिपेंडेंट, अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट से हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास अगर दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, यानी मुझे दोनों में, अगर दोनों फेवरेबल है मैं दोनों में इन्वेस्टमेंट करूंगा, उस प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ओनली दोज प्रोजेक्ट्स शुड बी एक्सेप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट whose present value is positive, यानी सिंपल वर्ड्स है कि अगर तो पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नेगेटिव आ रही है तो मैं रिजेक्ट कर लूंगा। ये मेरा पहला डिसीजन है अगर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है जी। अब नंबर 2, if the project is mutually exclusive, then only those projects, or only then project with higher NPV, higher positive NPV should be accepted,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि जहां पर दो आपके पास ऑप्शन है एंड वी हैव टू सिलेक्ट वन ओनली, यानी दो में से किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दिस इज नॉन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सपोज we want to buy make investment, या we want to buy a printing machine। अब मार्केट में मेरे पास तीन डिफरेंट टाइप्स की, तीन डिफरेंट कंपनीज की प्रिंटिंग मशीन्स अवेलेबल है। अब मैं तीनों में से एक बाय करूंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट एक है, मैं तीनों को बाय नहीं करूंगा, मैं लेकिन तीनों को इवेल्युएट करूंगा, तीनों की मैं एनपीवी निकालूंगा और इनमें से जिस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव एनपीवी हायर होगी उसी को मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है जी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव टू प्रोजेक्ट्स A and B and these are mutually exclusive। NPV of project A is rupees 25,000, whereas NPV of project B is rupees 32,000। अब यहां पर दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है, इसकी एनपीवी भी पॉजिटिव है और इसकी एनपीवी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मुझे दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना है। तो रूल क्या कहता है, डिसीजन रूल, इफ द प्रोजेक्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रोजेक्ट विद अ हायर एनपीवी शुड बी एक्सेप्टेड। यानी इट मींस we should buy या we should make investment in project A, sorry project B only। हमें यहाँ प्रोजेक्ट बी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ए में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बी को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, एक तो ये है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं जहां एक एनपीवी पॉजिटिव है और एक एनपीवी नेगेटिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल we have two projects and all the two projects are mutually exclusive। NPV of project A is rupees 26,300, whereas NPV of project B is rupees negative 1,500। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट ए की एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट बी की एनपीवी नेगेटिव है, तो जिस प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है सिर्फ उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, यानी यहाँ पर वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए, यहाँ पर हम सिर्फ ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी अब यहाँ पर इन दोनों चीजों को देख लें, अगर दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव हो, जिसकी हाईएस्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एक की पॉजिटिव है और एक की नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर तीसरी सिचुएशन कुछ इस तरह आ जाए कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज रुपीस -10,500, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी इज -1,500। अब यहां पर सिचुएशन देखें तो दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है। अब जब दोनों की नेगेटिव है तो दोनों में से किसी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर वर्डिंग देखिएगा, इफ द प्रोजेक्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी शुड बी एक्सेप्टेड। सिर्फ उसको एक्सेप्ट करूंगा जिसकी एनपीवी पॉजिटिव एनपी हाईएस्ट है। अगर दोनों की नेगेटिव है तो वी शुड नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन बोथ प्रोजेक्ट्स। हम दोनों प्रोजेक्ट में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया एनपीवी का डिसीजन रूल। अब एनपीवी की अजम्पशंस क्या होती है जो हम लेते हैं, अजम्पशन
दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इसमें हम पहली अजम्पशन हमारी ये होती है, नंबर वन अजम्पशन हम ये लेते हैं कि ऑल द इन्वेस्टमेंट shall be made at start of project। यानी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो हम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट करेंगे, दैट इज इन ईयर जीरो। उसको हम ईयर जीरो ट्रीट करते हैं, यानी आज अभी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी असम्पशन ये है, ऑल द कैश इनफ्लोस shall be shall arise at the end of each year। at end of each year, यानी ये जितने कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे उस साल के एंड पे है। जैसे इस एग्जांपल में, एग्जांपल जो मैंने ऊपर ली थी, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ये पहले साल आपको 50,000 का जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो रहा। हमारी असम्पशन ये है कि 50,000 साल के एंड पर हो रहा है, ये 60,000 सेकेंड ईयर के एंड पे कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तीसरा कैश फ्लो 40,000 तीसरे साल के एंड पे हो रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसको हम नाम देंगे सेकंड असम्पशन। थर्ड असम्पशन हमारी ये होती है, द डिस्काउंट रेट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट पीरियड या प्रोजेक्ट टाइमलाइन शैल रिमेन कांस्टेंट। यानी हमारा जो भी डिस्काउंट रेट होगा, जैसे ये डिस्काउंट रेट अगर मैंने 10% लिया है, तो हर साल मेरा कैश जो प्रोजेक्ट में डिस्काउंट रेट है वो 10% ही रहेगा। यानी अगर 5 साल का प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब है कि हर साल जो आपकी वैल्यू ऑफ मनी है वो 10% डिक्लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन असम्पशन की बेस पर हम एनपीवी पहले कैलकुलेट करते हैं, और जब एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद फिर हम ये रूल लगाएंगे डिसीजन का, और देखेंगे कि हमें इसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जरा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल वन, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ABC company intends to make investment and it has following, पहले सिंपल लेते हैं, following prospective या following opportunity, the relevant cash flows are given below। The project required ₹100,000 investment at start of year, and project life shall be expected as 5 years। The future cash inflows are given below। Year और कैश फ्लोज 1 2 3 4 5, 5 साल में पहले साल आपको कैश फ्लो जनरेट होगा 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 एंड 15,000। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट opportunity on the basis of net present value। हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं ये करके फिर आपको क्वेश्चंस देखकर आपको आंसर देता हूँ। सर पहले ये वाली एग्जांपल मुझे कर लेने दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपका आंसर्स देखता हूँ कौन से क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर देता हूँ। अब सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, इसमें हमें एक टेबल बनानी है।
जिसके अंदर एनपीवी निकालनी है। एनपीवी में मुझे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो चाहिए। अब इसकी टेबल में पहले लिखेंगे ईयर, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कैश फ्लोज, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीस। ये भी रुपी में है और ये भी रुपीस में। ठीक है, ये चार चीजें मैंने कैलकुलेट करनी है। अब मैं स्टार्ट करूंगा ईयर 0 से। ठीक है, ईयर 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। आप देखें करना क्या, 0 ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट लेनी। जैसे हमने अजम्पशन पढ़ी थी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, लिखा हो या ना लिखा हो, इस क्वेश्चन में तो मैंने लिख दिया एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ना भी लिखा हो तो इन्वेस्टमेंट सारी 0 ईयर में। और जब इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कैश इनफ्लो नहीं होगा, कैश आउटफ्लो होगा, तो माइनस में लिखूंगा 100,000। ठीक है, और उसके बाद पहले साल जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है दैट इज 25,000। दूसरे साल कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, ये सारा जो डेटा में दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया। हर साल में कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट रेट भी दिया होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डिस्काउंट रेट इज 12%। अब मैंने 12% डिस्काउंट रेट लेना है, तो पहली वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है हमेशा 1 आई, यानी आज के डेट में 1 रुपी जो है वो 1 रुपी के इक्वल है। और इसका आंसर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, क्योंकि इसकी टेबल होती है प्रेजेंट वैल्यू की जो 3 डेसिमल तक होती है। अब पहले साल जो आपने डिस्काउंट फैक्टर निकालना है वो कैसे निकलेगा, 1 डिवाइडेड बाय, यानी पिछली वैल्यू को डिवाइड कर दो 12%, यानी 1.12, यानी 1 प्लस इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट, तो 12% है तो 1.12। इसी तरह इसका कैलकुलेशन की 0.893 डिवाइडेड बाय 1.12, उसके बाद 0.797 डिवाइडेड बाय 1.12, देन 0.712 डिवाइडेड बाय 1.12, और आखिरी 0.636 डिवाइडेड बाय 1.12। एवरी टाइम मैं पिछली वैल्यू को 1.12 पे डिवाइड कर रहा हूं। अब ये करने के बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होना शुरू हो गई। तमाम वैल्यूज को उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊंगा, तो देखिएगा जो 25,000 मुझे एक साल के बाद मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू 22,321 होगी। 2 साल के बाद जो 30,000 मिलेगा उसकी असल वैल्यू जो रियल टर्म में वैल्यू है परचेजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज की डेट के 23,916 है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कह सकता हूं कि 1-2 साल के बाद जो 30,000 मिलेगा वो आज के 23,916 रुपीस के बराबर है। अब चूंकि मैंने एनपीवी निकालनी है, तो एनपीवी कैसे निकलेगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी हमने पढ़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। इन दोनों को सबको अगर मैं प्लस कर दूं, इस पूरे कॉलम को प्लस कर दूं 100,000 से लेकर यहां तक, तो ऑटोमेटिकली एक अमाउंट माइनस हो जाएगी और 5 वैल्यू प्लस हो जाएंगी। अब आंसर जो है वो मेरा 5082 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। और हमने डिसीजन रूल क्या पढ़ा था, ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है, यानी इसमें किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट का रूल हमने यहाँ पढ़ा था कि आपने सिंपल क्या करना है, इफ द प्रोजेक्ट इज इंडिपेंडेंट
only those projects should be accepted for investment whose present value is positive. यानी it means अब चूंकि इसकी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो मैं लिखूंगा we should accept या we should make investment in this project और इसके रीजन लिखेंगे because its NPV is positive, क्योंकि इसकी एनपीवी पॉजिटिव है हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. दिस इज द फाइनल आंसर. सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं होता और ये मस्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. ठीक है, तो कोशिश मेरी है कि रमजान से पहले हम इस टॉपिक को भी मुकम्मल कर लें. अब मैं आपके साथ क्वेश्चन देख लेता हूँ और आंसर दे देता हूँ. अच्छा जी, यहाँ से अब लिखा है कि प्रेजेंट वैल्यू टेबल भी यूज कर सकते हैं. यस, बिल्कुल कर सकते हैं. 909 कैसे आया ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. हाँ जी, 1 डिवाइड भी आपने किया भी हुआ किसी स्टूडेंट ने. ये 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कहां से आया? बेसिकली इसमें जो फार्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर या 1 प्लस डिस्काउंट रेट. ये इस तरह आया. ठीक है, 1.10. जी बिल्कुल, ये जैसे नवीद साहब ने ये 1 प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट लिखा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन वो डिसीजन होता है जहां पर जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं उनमें से सिर्फ आपने एक को सिलेक्ट करना, सारों को सिलेक्ट नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने सिंपल एक मशीन खरीदनी है और आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है. ठीक है, जब 2 से 3 ऑप्शन हैं आपके पास तो आप सारी मशीन तो नहीं खरीदोगे, जो आपके लिए फिजिबल होगी उसको बाय करोगे. यही हमारा जो है वो एनपीवी कहलाएगा. ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. फर्स्ट इन सीए मॉड्यूल डी, सेकंड इन पिपफा कॉर्पोरेट एंड सो. चलिए, तो आप लोगों ने अपना ही लिखा हुआ. अच्छा, ओके. तो अभी अजान हो गई है तो मगरिब की नमाज के लिए ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, और 10 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद फिर शुरू करें. ठीक है, ये प्लीज पॉज कर दीजिएगा. जी क्लास ये जरा पॉज कर दीजिएगा, नमाज की ब्रेक ले.
एनपीवी अभी आपने क्वेश्चन किया, अगर एनपीवी 0 हो तो फिर आप इनडिफरेंट होते हैं। यानी इनडिफरेंट से मतलब है कि नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू विल एक्सेप्ट और नॉट, ठीक है। लेकिन फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि एनपीवी 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें उतना रिटर्न दे रही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Kindly initial investment of annual cash flow at start and end का concept please repeat कर दे। ओके, देखिए बेसिकली होता यह है कि हमारी असम्पशन ये होती है कि ये जैसे 100,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है, ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, जब आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और वैसे भी नॉर्मली इन्वेस्टमेंट होती ही स्टार्ट पे है, ठीक है। और उसके बाद ये जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं फ्यूचर ईयर में 25,000, 30,000, 35,000, 40, 15,000, ये हर साल के एंड पर हो, ये हमारी असम्पशन होती है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो। 5082 जो आंसर आया है वो हमें ये बता रहा है कि हमारा ये नेट कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू में रियल टर्म में कैश फ्लो जनरेट होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए प्रॉफिट और चीज होती है, कैश फ्लो और चीज होती है। हमारी जो मेन चीज है वो कैश फ्लो है, इसलिए हम इसको कैश के पॉइंट ऑफ से डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा, आवाज कम आ रही है, ये पता नहीं, मैं तो उसी तरह बोल रहा हूँ। आप देख लें कि अगर आवाज कम आ रही है फिर बता दें, मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने 100% किया हुआ। और पास पेपर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास पड़े हुए हैं तो वो मैं शेयर कर दूंगा क्लास में। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एनपीवी की एक और एग्जांपल लेते हैं। Rashid Enterprises intends to buy a machine, printing machine, and it has two alternates. The relevant details of each machine are given below. Machine A and machine B. Investment required. Machine A 150,000 and machine B 250,000. Life of project, मशीन ए की लाइफ 4 years है और मशीन बी की लाइफ 6 years है। एनुअल कैश फ्लोज आर गिवन बिलो। year 1, year 2, 3, 4, 5 and year 6। मशीन 1 एक पहले साल कैश फ्लो 30,000, दूसरे साल 45,000, थर्ड ईयर 48,000 and fourth year 25,000। Project B 25,000, 35,000, 45,000, 20,000, 65,000 and 28,000। ये मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ।
ठीक है, और डिस्काउंट रेट जो है वो हमारा 8%। अब रिक्वायरमेंट ये है, which of the above machine should be purchased। ये जो मैंने वर्डिंग लिखी है कि इनमें से किस मशीन को मुझे बाय करना चाहिए। अब ऑब्वियसली क्लियरली बता रहा है कि दोनों मशीन नहीं खरीदूंगा, और ऊपर लिखा भी हुआ है कि राशिद एंटरप्राइजेस इंटेंड्स टू बाय प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, बल्कि इसको और एलेबोरेट कर देता हूँ, वन प्रिंटिंग मशीन एंड इट हैज टू अल्टरनेट्स, यानी दो अल्टरनेट है, लेकिन मशीन मुझे दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से एक मशीन खरीदूंगा। तो अब इस पे हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल लगेगा, यानी दिस प्रोजेक्ट इज, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन, और इसके मुताबिक सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को मैं लूंगा जिनकी एनपीवी पॉजिटिव है, और अगर दोनों की पॉजिटिव है उनमें से जो ज्यादा है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो अब इसमें यही कैलकुलेशन दो मरतबा कैलकुलेट करनी है, एक मशीन प्रोजेक्ट ए की और एक प्रोजेक्ट बी की, यानी दो मैं टेबल बना रहा हूं इसमें। अब एक प्रोजेक्ट ए और एक प्रोजेक्ट बी, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे आते हैं, और इसको मैं हेडिंग देता हूं सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए। सबसे पहले मशीन ए की एनपीवी हम कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला हमारा लगा हुआ है लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। देखिए अब मशीन वन में आते हैं। मशीन वन में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 150,000, यानी मशीन ए में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी वो 150,000 है, और अगले 4 साल, क्योंकि इसकी लाइफ 4 ईयर है, ये देखिए इसकी लाइफ प्रोजेक्ट की 4 ईयर है, यानी इस मशीन की लाइफ जो है, प्रोजेक्ट मीन हियर मशीन, उसकी लाइफ 4 ईयर है। तो 4 ईयर में जो कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं वो ये है 50,000, 65,000, 48,000 और 25,000, ये मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मुझे दोबारा निकालना है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% पे निकालूंगा। अब 8% पे निकालूंगा, जैसे हमने पढ़ा था कि 0 ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो हमेशा 1 आएगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगा। तो नेक्स्ट आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.08। अब 8% है तो अगेन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट 8% है, तो 1 प्लस 0.08 इज इक्वल टू 1.08। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लूंगा 0.926 डिवाइडेड बाय 1.08, फिर नेक्स्ट वैल्यू लूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 1.08, नेक्स्ट वैल्यू इसको डिवाइड कर दूंगा 1.08। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, क्या ये हम वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये मैं टेबल से ले सकता हूँ? यस, आंसर इज यस, ये टेबल में भी यही वैल्यू आती है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर टाइम सेव करना हो तो कैलकुलेटर पे बड़े आराम से निकलता है। ये तो मैं एक्सेल यूज कर रहा हूँ इसलिए फार्मूला लगा रहा हूँ, कैलकुलेटर पे भी बड़े आराम से निकलता है। तो मशीन ए की एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मेरे लिए फेवरेबल है। लेकिन अभी मैं मशीन बी की कैलकुलेशन करूंगा, हो सकता है कि मशीन बी जो है उसकी एनपीवी इससे भी बेटर हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से मशीन बी लेता हूँ, लेकिन उसकी लाइफ 6 ईयर्स, इसलिए मैं 2 साल और इजाफा कर देता हूँ, 4 के बाद 5 एंड देन 6। अब इसमें जो सेकंड मशीन है, इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट है एज पर क्वेश्चन देखिए, इसमें 250,000, दिस यू कैन सी 250,000। ये मशीन बी की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऊपर हेडिंग में चेंज करूंगा मशीन बी, तो 250,000, और इसका कैश फ्लो जो है वो 6 ईयर्स तक कैलकुलेट होगा, 6 ईयर्स। अब 6 ईयर्स का डाटा हमें ये दिया हुआ है, इस सालों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, 55, 65, 45, 50, 65 और 28, इन सबको यहां से कॉपी किया
अब यहां से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले 4 ईयर का निकला हुआ था, अब 2 आगे लेके जाऊंगा, इसको डिवाइड करेंगे 1.08 पर, उसके बाद इसको भी डिवाइड करूंगा 1.08 पर। अब इसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है, इसकी एनपीवी नेगेटिव आ रही है, ये देखिएगा नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है, एक की पॉजिटिव है एक की नेगेटिव। हमने डिसीजन रूल में क्या पढ़ा था, दोबारा आइएगा डिसीजन रूल में और पढ़ा, ये देखिए ये वाली एग्जांपल अप्लाई होगी। इफ फॉर एग्जांपल इफ वी हैव टू प्रोजेक्ट्स और एक की पॉजिटिव आ रही है और एक की नेगेटिव, तो वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए, यानी जिसकी एनपीवी पॉजिटिव है। सेम इसी तरह मशीन ए जो है उसकी एनपीवी पॉजिटिव है, मशीन बी की एनपीवी नेगेटिव है, तो मैं लिखूंगा कि वी शुड बाय मशीन ए बिकॉज इट्स एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, उसकी एनपीवी पॉजिटिव। यही मेरा फाइनल आंसर है। सो एनपीवी इज कैलकुलेशन इज द मोस्ट इजीएस्ट टास्क, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता, सिंपल आप इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लो और इसको प्लस कर लो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, 1 का मतलब एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये शो करता है कि 1 रुपी आज का फ्यूचर के कितने रुपी के इक्वल होगा। अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आज का 1 रुपी 1 रुपी के इक्वल है, लेकिन फ्यूचर में मुझे 1 रुपी जब मिलेगा तो उसकी वर्थ 1 रुपी नहीं होगी। इस वजह से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 का मतलब ये हुआ कि आज की डेट में 1 रुपी 1 के इक्वल। व्हाई आर वी डिवाइडिंग बाय 1.08, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो है वो 8% है। ठीक है, अच्छा पास पेपर से कोई एग्जांपल करवा दें जी, बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन पहले स्टेप पे तो देखिए लेक्चर में मैं अपने एग्जांपल लिया करता हूँ और उसको सिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर सेकंड फेज पे हम जब क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली मैंने पहले भी क्लास शुरू होते ही बताया था कि मेरा आज का ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए कि रमजान से पहले जरा थोड़े से मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, ताकि रमजान जब शुरू हो अगली क्लासों में मैं प्रैक्टिस करवा सकूँ। ठीक है, डिस्काउंट रेट का फार्मूला जो है वो फार्मूला ये होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पार। ये मैं रेज टू पार के लिए ये साइन लगा रहा हूँ, दिस वन रेज टू पार एन। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए, लेकिन अब फार्मूले से करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपली पिछली वैल्यू लेते जाओ और उसको डिवाइड करते जाओ, 1.08 है, 10 है, 12 है, जो भी है उसके मुताबिक आप इसको डिवाइड करते हैं। जी जी बिल्कुल, थ्योरी भी करूंगा, जरा थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी इस वीक में, तो मैं जरा नहीं काम कर सका। ओके जी, अब हमारा सेकंड फेज आती है एनपीवी के बाद। अब हमने डिस्कस करना है पे बैक पीरियड। द सेकंड अप्रोच इज पे बैक पीरियड। व्हाट इज पे बैक पीरियड? ये दो होते हैं, एक सिंपल और एक डिस्काउंट। पहले मैं डिस्कस करूंगा सिंपल पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड होता क्या है, ये दिस इज द सेकंड अप्रोच, पे बैक पीरियड। ठीक है, ये जो फर्स्ट हमने ऊपर पढ़ा था दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस वन। इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, नंबर 2 दोबारा लिख लेंगे ताकि एक ही स्टाइल रहे। नंबर 2 इज द सिंपल पे बैक पीरियड। What is payback period? Payback period mean
how much period is required to pay back original investment, यानी हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए, पे बैक करने के लिए हमें कितने साल लगेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर डिसीजन रूल की तरफ आता हूं। डिसीजन रूल, देखिए मसलन मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, अब 5 साल का प्रोजेक्ट है, मैंने ये देखना है कितने सालों में मेरा 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा। ठीक है, कितने पीरियड में मेरा 1 लाख रुपए वापस आ जाएगा, उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड। अब इसमें डिसीजन रूल ये है कि इफ द प्रोजेक्ट इज इंडिपेंडेंट, देन payback period less than cut-off period should be accepted। अब यहां पर मैंने लिखा है कि वो डिसीजन रूल अगर इंडिपेंडेंट है, अगर मेरा पे बैक पीरियड कट ऑफ पीरियड से पहले है, कम है, मसलन मैं एक जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, 5 साल का प्रोजेक्ट है और मेरा कट ऑफ पीरियड वो है जो मैनेजमेंट सेट करती है कि कितने टाइम में मुझे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आनी चाहिए। तो अगर मेरा कट ऑफ पीरियड 3 इयर्स है और मैं पे बैक पीरियड निकालता हूं और पे बैक पीरियड जो है वो 3 साल से कम है, तो याद रखिएगा मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मसलन मैं लिखता हूं, ठीक है, इफ फॉर एग्जांपल if the cut-off period is 3 years and project payback is 2.5 years, then we should accept the project। ठीक है, और अगर पे बैक पीरियड, अब मैं दूसरी एग्जांपल लिख रहा हूं, इफ कट ऑफ पीरियड is 3 years and project payback is 3.5 years, then we should not accept the project। यानी सिर्फ उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगा जिसका पे बैक पीरियड अर्लियर होगा, यानी द अर्लियर देन, बल्कि ये लेस की जगह मैं वर्ड्स रिप्लेस करता हूं और इसकी जगह में अर्लियर देन कट ऑफ पीरियड, अर्लियर और इवन इक्वल टू, अर्लियर देन और इक्वल टू कट ऑफ पीरियड, दोनों सूत्रों में मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। यानी मुझे 3 साल में पैसा वापस चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बेशक बाद में आता है लेकिन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मुझे वापस आ जाए। तो इसका मतलब है कि 3 साल, अगर एग्जैक्ट 3 साल में भी वापस आ रहा है तो मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा टाइम ले रहा है तो फिर मुझे उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मैं लिखता हूं इफ द प्रोजेक्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन प्रोजेक्ट विथ lower payback period should be accepted। सिर्फ उस प्रोजेक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए जिसका पे बैक पीरियड जो है वो अर्लियर हो, यानी कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी हैज 2 ऑप्शंस, ऑप्शन 1 या ऑप्शन ए will pay back, या ऑप्शन A's payback period is 3 years and B's payback period is 3.25 years। We should accept
प्रोजेक्ट ए या ऑप्शन ए, बिकॉज इट्स payback period is shorter, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड जो है वो शॉर्टर है, इसलिए मुझे उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल रूल एंड कैलकुलेशन ऑफ पे बैक इज आल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं। कंपनी intends to make investment in a project whose estimated life is 5 years, but cut-off period is 3 years. Project required investment of rupees 100,000 and future cash inflows are given below. Year 1, year 5, पहले साल हमें कैश फ्लो जनरेट होगा 30,000, दूसरे साल 45,000, तीसरे साल 25,000, फोर्थ ईयर 10,000 और फिफ्थ ईयर 15,000। रिक्वायरमेंट ये है, should the company make investment in this project on the basis of payback period? क्या पे बैक पीरियड की बेसिस पर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और नॉट, या नहीं करनी चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल। इसमें आप जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा जरा चेक कीजिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह टेबल बनाते हैं। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें जो पहला कॉलम होता है उसी तरह ईयर्स आएगा, दूसरा कैश फ्लो, तीसरा मैं लूंगा एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो। एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोस। ठीक है, फोर्थ पे मैं लूंगा पे बैक पीरियड इन ईयर्स। अब ये सारा डाटा मैं यहां से खत्म कर दूं। जी, तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? कैश फ्लो उसी तरह लिखना है, 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट होगी 100,000। उसके बाद पहले ये जो 5 साल का प्रोजेक्ट है इसमें जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो मैं यहां ले आता हूं, दिस वन 1 2 3 4 5। अब यहां से मैं एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो निकालता हूं, यानी जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100,000 एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो आ गया। पहले साल के एंड पे 30,000 कैश फ्लो जनरेट हो चुका है। जब 30,000 कैश फ्लो जनरेट हो चुका है तो 100,000 की इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, अब मेरे पास रह गया 70,000, यानी 100,000 मैंने इन्वेस्टमेंट की, 30,000 मुझे वापस मिल चुका है, स्टिल 70,000 मुझे चाहिए वापस, यानी अभी 70,000 मेरी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं हुई। अब इसी तरह मैं लूंगा 70,000 में से 45,000 और वापस आ गया, अब 25,000 रह गया, उसके बाद 25,000 मुझे वापस मिल गया। अब ये 0 हो गया एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो और यहीं से पे बैक निकल आएगा और प्लस 10,000, यानी एक्यूमुलेट करते चले जाना है। एक्यूमुलेट का तरीका क्या है?
हर पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू ऐड करते जाओ। जैसे 100,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 70,000, 70,000 minus 70,000 plus 45,000 is equal to minus 25,000. Then minus 25,000 plus 25,000 is equal to 0. Then 0 plus 10,000 is equal to 10,000. फिर 10,000 plus 15,000 is equal to 25,000. ठीक है, अब इसका पे बैक कैलकुलेट करते हैं। जहां तक वैल्यू नेगेटिव होती है वो पे बैक पीरियड होता है, यानी ये भी पे बैक है, ये भी पे बैक है, ये भी पे बैक। ठीक है, यानी इस प्रोजेक्ट को रकम इन्वेस्टमेंट वापस आने के लिए मुझे 3 साल लगेंगे। ये 3 years जो है दैट इज द पे बैक पीरियड। यानी इस रिटर्न को, इस इन्वेस्टमेंट को वापस लेने के लिए मुझे 3 साल लगे। जहां पर वैल्यू 0 होती है वहां तक पे बैक पीरियड होता है, और उसके बाद तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, यानी एक्स्ट्रा कैश हमें मिल रहा है। This is the simplest way of calculation the payback period. Final answer ये होगा कि अब चूंकि कट ऑफ पीरियड से मैंने कंपेयर करना है, ये आंसर years में है, ये ऊपर लिखा हुआ। कट ऑफ पीरियड क्वेश्चन के अंदर मैंने लिया 3 years, so, और जबकि पे बैक पीरियड भी 3 years है, तो हम लिखेंगे we should accept the investment proposal because payback period is equal to कट ऑफ पीरियड, क्योंकि ये कट ऑफ पीरियड के इक्वल है। याद रखिएगा, एक मैं फिर बोल रहा हूं, या कट ऑफ पीरियड से कम होना चाहिए या कट ऑफ पीरियड से इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर कट ऑफ पीरियड से ज्यादा होगा तो हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। देखिए, ये कैश फ्लोज जो है इन रियल लाइफ हमें एस्टिमेट लगाना होता है, बजट होता है, ये एक्चुअल वैल्यू कभी भी नहीं होती कैश फ्लो। ठीक है, क्योंकि हमें डिसीजन आज लेना है इन्वेस्टमेंट से पहले। ठीक है, उसमें पूरी एक टेक्निक होती है जिसमें रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज को हम अकाउंट फॉर करते हुए कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ टोटल लाइफ है प्रोजेक्ट की, यानी कितने सालों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और कट ऑफ पीरियड वो पीरियड है जितने सालों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट वापस मिल जानी चाहिए। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट मेरी वापस आ जाए, उसको हम कट ऑफ पीरियड कहते हैं। एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो में एनपीवी का कॉन्सेप्ट क्यों यूज नहीं हो रहा? क्योंकि ये सिंपल कैश फ्लो है, सिंपल कैश फ्लो में कोई एनपीवी कैलकुलेट नहीं होती। इसका जब दूसरा मेथड करेंगे, एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसके डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, उसमें हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ईयर 3 में वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो जीरो वैल्यू वाले ईयर को भी लेंगे, क्योंकि इसलिए लेंगे कि तीसरा साल मुकम्मल होने तक मुझे 25,000 मिलेगा। इसका मतलब 3 साल जब एंड होंगे तो मेरे पास रिटर्न आएगी, तो इसलिए तीसरा साल भी हमने इसमें ऐड किया। ये जो एग्जांपल मैं कर रहा हूँ ये इंडिपेंडेंट की ही है, ये एग्जांपल जो मैंने की है ये इंडिपेंडेंट की है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमें 2 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है, 2 में से एक सिलेक्ट करना होता है। आपने कहा अगर 3 इयर्स में वैल्यू 25,000 की बजाय 40,000 हो, मैं उसको अभी डिस्कस करता हूँ आपसे, सेकंड स्टेप पे वही करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आइएगा नेक्स्ट। अब मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं, सेम सेम एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया और मैं थर्ड ईयर में इसको 40,000 कर दिया, बस इतनी सी चेंज की। अब देखिएगा पे बैक कैसे निकालते, सेम वही चीज है। सिर्फ मैंने क्या किया कि तीसरे साल में 40,000 कैलकुलेट किया,
25 की जो है 40,000। अब देखें वैल्यू जीरो नहीं हुई। जब वैल्यू जीरो नहीं हुई बल्कि डायरेक्टली पॉजिटिव हो गया, फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस साल में? देखो, जहां वैल्यू नेगेटिव आ रही है वहां 1 ईयर पूरा लग रहा है, जहां वैल्यू पॉजिटिव आ रही है वहां 1 ईयर पूरा नहीं लग रहा। वहां तरीका क्या होता है कि इस साल को, यानी तीसरा साल जब शुरू हुआ था, तो 25,000 की इन्वेस्टमेंट मुझे और चाहिए थी रिटर्न, यानी 25,000 की इन्वेस्टमेंट अभी भी मेरी ब्लॉक थी और मुझे कैश फ्लो जनरेट हुआ 25,000। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 25,000 को डिवाइड कर दूंगा 40,000 पे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 40, 0.63। अब इसमें पे बैक पीरियड जो है वो 2.63 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, जिस साल में वैल्यू जीरो नहीं आती उस साल में पे बैक आपने इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब अगर इसको वो कहता है कि कैलकुलेट पे बैक इन ईयर्स एंड मंथ्स, अगर आपको वो कहता है ईयर्स और मंथ में निकालो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2.63 को इसको लिखूंगा 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तो कंफर्म है। और जो 0.63 आ रहा है ये, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 0.63 इंटू 12। 12 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ लगेंगे। ठीक है, तो 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स इज द पे बैक पीरियड। ठीक है, तो ये दो चीज बाज़ मंथ्स में भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने ये अलग कैलकुलेट किया। डिसीजन तो हमारा वही है, डिसीजन चूंकि ये पे बैक पीरियड कट ऑफ पीरियड से अर्लियर है, यहाँ इक्वल नहीं है, अर्लियर है, तब भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इज अर्लियर देन कट ऑफ पीरियड। ठीक है, वी शुड एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बिकॉज पे बैक पीरियड इज अर्लियर देन कट ऑफ पीरियड। थर्ड ईयर के बाद वैल्यू नेगेटिव नहीं हुई, जी बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इसलिए कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो मुझे वापस आ चुकी है, तो अब तो वो बल्कि पॉजिटिव होगी, अब तो प्रॉफिट आ रहा है, इस वजह से वो नेगेटिव नहीं होगी। 40,000 वाला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। ओके, 40,000 वाला देखें, अगर मैं 40,000 लेता हूं इस साल में, तो जब साल शुरू हुआ था तो 25,000 था, ये तो एक्यूमुलेटेड, मैंने आपको मेथड समझाया है, हर पिछली वैल्यू में अगली वैल्यू प्लस करते जाओ। ये वैल्यू 25,000 है और इससे नेक्स्ट वैल्यू 40,000 प्लस में है, ये -25 है, ये +45,000 है। इसको जब प्लस करूंगा तो 15,000 आएगा। अब 15,000 आ रहा है तो इसका मतलब है साल खत्म होने से पहले मेरा कैश जनरेट हो गया, पे बैक हो गया कैश, यानी क्योंकि ये तो साल के एंड तक कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर 0.63 वैल्यू आएगी। और ये कैसे कैलकुलेट की? जितनी मुझे साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, वापस लेनी थी, उसको एक्चुअल कैश फ्लो जो आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पे डिवाइड कर दोगे, यानी 25,000 ये वाली वैल्यू, इग्नोरिंग द साइन, साइन को इग्नोर करते हुए इसको डिवाइड कर दूंगा 40,000 पर, तो आंसर 0.63 आ जाएगा। तो 2.63 इज द पे बैक पीरियड। और अगर मैंने मंथ्स में कैलकुलेट करना है, मंथ्स भी बताने हैं साथ, तो 2 ईयर्स, ये 2 ईयर्स, और इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 0.63 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो क्लोजेस्ट मंथ आएगा वो आपका आंसर होगा 2 ईयर्स और 8 मंथ। ठीक है, अब अगली एग्जांपल लेता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ओके, खान ब्रदर्स intends to make investment in one of the following two projects.
वन ऑफ द टू फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, आपने दोनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, दोनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट करनी, ठीक है जी। बोथ प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड investment of rupees 150,000 and both projects life is estimated at as 5 years. The relevant cash inflows are given of both projects are given below. अब यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। ईयर 1 प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो पहले साल का 50,000, दूसरे साल का 48,000, थर्ड ईयर का 65,000, फोर्थ ईयर का 25,000 और 15,000। प्रोजेक्ट बी का पहले साल का 15,000, दूसरे साल का 89,000, तीसरे साल का 72,000, फोर्थ ईयर का 25,000 और फिफ्थ ईयर का 10,000, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर रिक्वायरमेंट सिंपल ये है, which of the above projects should be accepted on the basis of payback period and why? इनमें से किसको मुझे किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पेबैक पीरियड। अब चूंकि ये एग्जांपल जो है, this example is related to mutually exclusive situation, तो यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना है, मैं दोनों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यही कैलकुलेशन जो हमने की है इसी को हम फॉलो करते हैं, दिस वन। लेकिन दो मशीन्स हैं, दोनों को अलग अलग, यानी दो प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों को सेपरेट लूंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं प्रोजेक्ट ए, इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। तो दोनों में इन्वेस्टमेंट 150 है। अभी प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन करूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट है मेरी 150,000। पहले साल जो कैश फ्लो जनरेट होगा ये सारा दिया हुआ है 50,000, 48,000, 65, 25, 15, ये 5 का 5 में यहां ले आया। अब एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बोलता हूं, जरा देखते जाइएगा। इसको खत्म करते हैं बेशक। देखें, पहले 150,000 है नेगेटिव, फिर अब चूंकि ओपनिंग बैलेंस 150,000 नेगेटिव है और कैश फ्लो जनरेट हो रहा है 50,000, तो ये 100,000 रह गया। 100,000 माइनस में से 48,000 प्लस माइनस प्लस कर दिया तो 52,000, फिर 65 रिटर्न हुआ, फिर 25 और ये पॉजिटिव वैल्यू हो चुकी है। देखो 1 से पे बैक शुरू होगा, 0 से नहीं। तो पहले मैं 1 ईयर लेता हूँ, जहां तक नेगेटिव है मैं 1 लिखता हूँ, जहां पॉजिटिव आ गई मैं क्या करूंगा, ये वर्किंग देखिएगा। मुझे इस साल के शुरू में 52,000 रुपीज चाहिए थे जो इन्वेस्टमेंट अभी ब्लॉक थी, और मैंने कैश फ्लो जनरेट किया 65,000 का। अब सिंपली क्या करूंगा, 52 डिवाइडेड बाय 65, 0.80, तो पे बैक पीरियड इन ईयर्स इज 2.80। ये प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन आ गई। अब इसी